अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंघास सर के पास। सजीत सर, गुड मॉर्निंग सर। कल आपसे बात हो रही थी एसटीटी के मुद्दे पर और आपने कहा था कि ये उसका उतना ज़्यादा निगेटिव असर नहीं होगा, लेकिन कल जिस तरह की बिकवाली दिखी थी, आपको लग रहा है क्या आज भी बिकवाली दिख सकती है? क्योंकि बाजार ने उम्मीद नहीं की थी कि एसटीटी में अचानक से बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि फ्यूचर्स ऑप्शंस के जो वॉल्यूम है पिछले कुछ समय में काफ़ी कम हुए थे, ड्राई होते हुए दिख रहे थे, और ऐसे में अनएक्सपेक्टेड मूव था। क्या लग रहा है उसका सर, उसका ओवरहैंग आज भी जारी रह सकता है क्या सर? देखिए, कल का मार्केट जो था, अगर हम वॉल्यूम्स की तरफ से देखें तो उतना इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम बहुत कम थे। म्यूचुअल फंड थे कल ट्रेड कर रहे थे, बट फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं थे और बहुत ही कम थे, मतलब ना के बराबर ही थे अगर जो हम कल का डेटा देखें। कल की जो बिकवाली आई वो प्राइमरली आपको एसटीटी के आने के बाद आई। बजट में बजट उतना ख़राब नहीं था जितना मार्केट के हिसाब से लग रहा है। पर क्या है कि जिस तरह से लिवरेज पोजीशंस बनी थी मार्केट में, उसमें काफ़ी बिकवाली आई थी और उसके चलते हमने देखा कि मार्केट आखिरी वक्त पे 25,000 के नीचे बंद हुआ। 24,825 के आसपास निफ्टी बंद हुआ और जो निफ्टी बैंक है वो 58,417 पे बंद हुआ। तो वो एक चीज़ है जो थोड़ी सी चिंताजनक है, क्योंकि जो लिवरेज पोजीशन जो उन्होंने लिए थे, जिनके मार्जिन थे, वो सब ट्रेड्स में थोड़ी सी गिरावट आई थी और उसकी वजह से जो डोमिनो इफेक्ट आया था वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक कमोडिटी का एक काम हो रहा है इसके अंदर। कमोडिटी में जो मार्जिन ट्रेडिंग हो रही है वो उसके कोलैटरल जो है आपके शेयर्स हैं, और शेयर्स तब कमोडिटी इतने बुरी भयंकर तरह से गिर रहा है, जैसे कि सिल्वर और गोल्ड गिरा पिछले 2 दिनों में। उसकी वजह से एक मार्जिन ट्रेड ट्रिगर हो रहा है और वो वहाँ पर अपने पोजीशंस अनवाइंड हो रहे हैं, पोजीशंस उसके चलते। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए स्ट्रीट को थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा। इसके अलावा जो है बजट बिल्कुल अपने पोजीशन में था, जिसके कैपेक्स में इंसेंटिव्स थे सबके लिए। जो स्कीम्स थी वो भी लगभग थी, कोई ज़्यादा सब्सिडीज़ की बात नहीं हुई इस बजट में। एसटीटी का एक था जिसकी वजह से एक ट्रिगर हुआ, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा गिरा। सजीत सर, कल हमने देखा बाजार में कि फिर से एफआईज की बिकवाली ही आई, आनी भी थी, और कल के सत्र में खास ये रहा कि डीआईज ने भी सेल किया करीब करीब 700 करोड़ रुपए के आसपास के, और निकासी के ही फिगर है। बीच में एक दिन की 480 करोड़ रुपए के आसपास की हल्की सी एफआईज की बाइंग आई थी और फिर से शुरू हो गया सेलिंग का जो उनका ढर्रा था। कैसे देख रहे हैं आप, और अब यहां से आगे आपको क्या लगता है कि एफआईज की रणनीति क्या रहने वाली है? एफआई और डीआई दोनों नेगेटिव थे, मार्जिनली नेगेटिव देखा जाए, पर वॉल्यूम जो अगर हम देखें तो डीआई की तरफ से काफ़ी था और एफआई की तरफ से ज़्यादा कुछ नहीं था। मतलब नेट ग्रॉस सेल जो था 1200 करोड़ के आसपास, ग्रॉस बाय जो है 600 करोड़ के आसपास। तो नेट सेल जो फिगर है 600 करोड़ के आसपास था एफआईएस का। अगर हम उसको पर्सपेक्टिव में डालें तो पूरी वॉल्यूम्स जो थी कल काफ़ी कम थी। जो हम नॉर्मली एक्टिविटी देखते हैं नॉर्मल डे में, जहाँ पर एफआईएस पूरे वॉल्यूम से आते हैं, वो नहीं था कल। और आज हम देखेंगे एफआईएस का क्या रिएक्शन रहेगा। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो आप देखिएगा क्या क्या होने वाला है। एक तो है कि आप 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड देखिएगा कि क्या ऊपर जाएगा, क्योंकि नेट बोरोइंग बढ़ी है, ग्रॉस बोरोइंग भी बढ़ी है, जिसके तहत 2 लाख करोड़ एडिशनल रेज किया जाएगा मार्केट से। तो वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा और उसके वजह से थोड़ा सा रुपी में भी प्रेशर आएगा। तो रुपी 92 का जो बैरियर है वो उसको भी तोड़ने की उम्मीद है जब खुलेगा आज। तो ये 2 चीज़ों को आप नज़र में रखिएगा। और एफआईएस का जो है पोजीशन जो है, हालांकि एससीटी बड़ा है, तो जो एफआईएस हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड करते हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि ऑप्शंस और फ्यूचर्स दोनों में एससीटी बढ़े हैं तो उनको देना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम कुछ पॉजिटिव भी हैं उनके लिए। ब्रोकर्स जो उनको चार्ज करते थे जिस पे जीएसटी लगता था अब नहीं लगेगा,
तो ब्रोकर्स के लिए थोड़ा सा फ़ायदेमंद है, थोड़ा सा मार्जिन उनके कम होंगे, तो वो भी एक फैक्टर है जिस पे आप देखें। बट ओवरऑल सेंटिमेंट थोड़ा सा धीमा रहेगा। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में थोड़ी सी नमी रहेगी, आपको एनबीएफसी में थोड़ी सी नमी रहेगी, क्योंकि थोड़ा सा मार्जिन कंप्रेशन आने की उम्मीद है वहाँ पर, क्योंकि रेट्स बढ़ जाएंगे, बोरोइंग रेट्स बढ़ जाएंगे। तो वो एक चीज़ है जिसको आप नज़र पे रखिएगा। तो फाइनेंशियल सर्विसेज आज थोड़ा सा नरम रहेगा। अगर हम फ्रेश बाइंग आती है तो वो वो सेकेंड हाफ में आने की उम्मीद है, और वहाँ पर भी पॉलिसीज़ को लेकर होगी वो फ्रेश बाइंग, क्योंकि आपका जो कैपेक्स है वो 11.5% बढ़ रहा है। डिफेंस कैपेक्स जो है, कैपिटल आउटले है, वो 18% बढ़ा है, रेलवे 10% बढ़ा है, रोड 11% बढ़ा है। तो ये जो कैपेक्स का जो थीम है पिछले कुछ सालों से आ रहा है, वो थीम बरकरार है। तो उन स्टॉक्स में भी ज़रा नज़र पे रखिएगा। कल हमने डिफेंस स्टॉक्स को बहुत गिरते हुए देखा। शुरुआत में बजट से पहले 2% ऊपर थे, और फिर बाद में लगभग 4% तक नीचे गए। तो ऑलमोस्ट 6% का जो वेरिएंस आया वो उसमें डिफेंस में थोड़ी बहुत आपको एक्टिविटी देखने को मिलेगी। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो एफआईएस का आज एफआईएस का असली ट्रेड होगा, बजट ट्रेड जिसको कहते हैं। और उसके साथ ही साथ एक कमोडिटीज़ का जो कंटैजियन है वो कितना बड़ा है वो आज पता चलेगा। अगर लोगों ने अपने प्राइमरी शेयर्स को मार्जिन कोलैटरल बना के फिर उससे मार्जिन ट्रेडिंग की है सिल्वर और गोल्ड 20 में, तो वो भी एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ओके सर, एक चीज़ और कि जो निफ्टी है वो सारे अपने अहम मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा। कल के सत्र में तो काफ़ी ज़्यादा 6 साल की सबसे बड़ी बिकवाली हमने बजट के दिन में देखी। क्या लग रहा है सर, एफएनओ के संकेतों के देखते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा दिख रहा है आपको? जो एफएनओ ट्रेडर्स है उनके लिए क्या सलाह है? देखिए, एफएनओ की वॉल्यूम्स कल कम थे, बट अगर हम ऑप्शंस को देखें तो कॉल राइटिंग हुई थी 25,000 में, जिसका मतलब ये है कि 25,000 में थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ रहा है। और अनवाइंडिंग हमने देखा था 25,000 और 24,900 में। अगर आप बैंड को देखें तो 24,500 से 25,000 के बीच का बैंड है निफ्टी का, अनलेस मैसिव बाइंग आती है। निफ्टी पुट कॉल रेशियो भी लगभग 0.8 के आसपास है। और हमने कल देखा कि एफआईएस नेट शॉर्ट रहे दोनों इंडेक्स में, निफ्टी बैंक और निफ्टी फ्यूचर्स में। निफ्टी फ्यूचर्स में थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है एफआईएस का, वहाँ पर शॉर्ट्स तो थोड़े से बड़े हैं जो भी ट्रेड हुई है कल उसकी वजह से। बट निफ्टी बैंक में हमने देखा कि ओपन इंटरेस्ट घटा है। बट ओवरऑल अगर हम ओपन इंटरेस्ट का हम देखेंगे कैसे निफ्टी में गया, तो कल निफ्टी बैंक में हमने देखा 400 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट गिरा था कल, और निफ्टी फ्यूचर्स में ऊपर गया था 280 करोड़ के आसपास। तो वॉल्यूम थोड़े शैलो वॉल्यूम थे कल एफएनओ मार्केट में, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल प्ले तो था नहीं कल। म्यूचुअल फंड लिमिटेड रहते हैं और एफआईएस नहीं थे, तो वॉल्यूम थोड़े कम थे। पर आज हमको काफ़ी वॉलीटिलिटी देखने को मिलेगी मार्केट में, जब एफआईएस आएंगे और वो ट्रेड करना शुरू करेंगे बजट अनाउंसमेंट्स के बेसिस पे। सजीत सर, आखिर में एक सवाल फिर से बजट पर। बजट में हमने देखा कि डायरेक्ट बेनिफिट देने के बजाय सरकार ने इंफ्रा डेवलपमेंट पर फोकस किया है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको कैसे आप देख रहे हैं, और इकोनॉमी को कितना ये स्टिमुलेट करेगा? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने वो अपना नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10% बोला है। डेट टू जीडीपी रेशियो जो है 55.6% किया है। थोड़ा सा अनुमान से थोड़ा सा ज़्यादा है, पर उसकी वजह से जो कारण जो होता है कि उन्होंने थोड़ा सा एडिशनल बोरोइंग्स डाली हुई है 2 लाख करोड़ की। अब वो जो 2 लाख करोड़ का इम्पैक्ट है वो बॉन्ड मार्केट में देखने को मिलेगा, जहाँ पर बॉन्ड डील्स ऊपर जाएंगे और रुपी डेप्रिशिएट करेगा। उसका इम्पैक्ट जो है पीएसयू बैंक्स को भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर इसको पीएसयू बैंक्स को अब्जॉर्ब करना पड़ेगा, और एनबीएफसी में देखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थोड़ी बढ़ेगी। बट अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये ट्रेंड, कैपेक्स साइकिल का ट्रेंड बरकरार है। हमने देखा कि Q3 में कुछ ग्रीन शूट्स हैं जहाँ पर प्राइवेट कैपेक्स वापस आ रहा है। पब्लिक कैपेक्स काफ़ी हेल्दी है।
गवर्नमेंट ने अपना कैपेक्स लेवल भी हाई रखा है। अगर आप रेलवे को देख ले, रोड को देख ले, डिफेंस को देख ले, तो ये सारे के सारे टोटल कैपेक्स का अगर हम देखें तो लगभग 1/4 हिस्सा है ये पूरे कैपेक्स का। और वहाँ पर कैपेक्स बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है, 10 से 12% के बीच में, और डिफेंस में तो 18% तक जा रहा है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप देखिए। और हमने जो टैक्स हॉलिडे आया है डेटा सेंटर्स वगैरह के लिए, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके हम देखेंगे कि काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट डेटा सेंटर्स में आ सकती है इसकी वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट जो टैक्स हॉलिडे 20 साल का टैक्स हॉलिडे दे रहा है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है जो 2047 तक देने की बात कर रहे हैं। तो हम इंडिया को एक डेटा सेंटर हब बनाने की बात कर रहे हैं जहाँ पर टैक्स हॉलिडेज आएंगे, तो उसकी वजह से भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आएंगे आगे जाके। तो उसकी वजह से आप पावर स्टॉक्स को भी देखिएगा, क्योंकि पावर स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि डेटा सेंटर्स को पावर चाहिए और पावर के लिए हमको कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। तो काफ़ी स्टॉक्स हैं, अदानी ग्रीन, अदानी पावर, टाटा पावर, JSPL, ये सब में हम देखेंगे कि रिन्यूएबल भी आएगा और दूसरा थर्मल भी आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरह से एक साइकिल की शुरुआत है, जो अगले कुछ बरसों में, 5-10 सालों में ये मेच्योर होके ये कैपेसिटीज इंक्रीज़ करेगा। तो इंसेंटिव्स हैं आज के डेट में कि आप पावर बनाएं ताकि डेटा सेंटर्स को पावर कर सकें, और डेटा सेंटर्स के लिए इंसेंटिव्स है कि आपका टैक्स हॉलिडे है। और जो हाइपर स्केलर्स हैं, जैसे आपके अमेज़न हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, वो आके यहाँ पर सेटअप करेंगे, तो इंडियन डेटा सेंटर्स में जो आप इन्वेस्ट करेंगे उसके लिए आपको टैक्स हॉलिडे मिल रहा है। तो वो एक माहौल बन रहा है कि हम यहाँ से कैसे इन्वेस्टमेंट को फोकस करें न्यू एरियाज़ में, न्यू एनर्जी में और न्यू टेक्नोलॉजी में। सर, अब इक्विटी के बाद कमोडिटी बाजार की भी चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि उसने भी सेंटीमेंट काफी ज्यादा खराब किया है सोने चांदी में। हालांकि आज इंटरनेशनल मार्केट में कॉमेक्स सिल्वर में थोड़ी तेजी, थोड़ी रिकवरी की कोशिश जरूर है, लेकिन गोल्ड अभी भी दबाव में है। हल्की तेजी की कोशिश दिख रही थी, लेकिन फिर से वापस से कमजोर हो गया है। क्या लग रहा है सर, यहाँ के ETF तो लगातार लोअर सर्किट ही लगा रहे हैं और वही आज भी होने वाला है। आपको कैसा दिख रहा है कमोडिटी मार्केट का, ओवरऑल इक्विटी मार्केट पर उसका क्या असर होगा? आप इस सेंटीमेंट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। मैं नंबर देख रहा था पिछले एक हफ्ते में अपना कमोडिटीज़ में अगर हम देखें तो मार्जिन ट्रेड्स बढ़े हैं, बहुत तेज़ी से बढ़े, क्योंकि हमने सिल्वर के रेट भी बढ़ते हुए देखे और गोल्ड के रेट भी बढ़ते हुए देखे। उसके चलते गोल्ड ETFs और गोल्ड सिल्वर ETFs में काफ़ी डिमांड आया है। अगर हम मार्जिन ट्रेंड का डेटा देखें तो 23 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक निप्पॉन सिल्वर 20 का जो मार्जिन ट्रेड का फंडिंग है वो 1700 करोड़ 1750 करोड़ के आसपास हो गया है, जो कि एक तरह से 400 करोड़ की इंक्रीज़ हुई है मार्जिन ट्रेड सिर्फ निप्पॉन में। निप्पॉन 20 की बात कर रहा हूँ, जिसको कहते हैं हम सिल्वर 20। और गोल्ड 20 की हम बात करें तो वहाँ पर जो मार्जिन ट्रेड इंक्रीज़ हुआ है 261 करोड़। ये बाकी सब स्टॉक्स में मार्जिन ट्रेड्स गिरे हैं। लोगों ने बजट में जाते जाते अपने पोजीशन थोड़े कम किए हैं, बट ये दो में काफ़ी हद तक बड़ा है। वो एक तरह से लगभग ये सोचिए कि 700 करोड़ का ये एडिशनल फंडिंग, एडिशनल मार्जिन ट्रेड आया है। तो नॉर्मली ये कैसे चलता है, आपके पास स्टॉक्स हैं और स्टॉक की वैल्यू 100 रुपये है, तो उस पर हेयर कट मिलता है आपको 20 रुपये का, और उसके बाद 80 रुपये आपको मिलता है, और 80 रुपये को आप 400 रुपये, उस 80 रुपये से आप 400 रुपये का मार्जिन ट्रेड कर सकते हो। तो जो अगर मैं कह रहा हूँ 1700 करोड़ का है, तो ये सोचिए कि इसका कोलैटरल जो पीछे है वो स्टॉक्स होंगे। और अगर सडनली सिल्वर में 30% या 40% भाव गिरता है और बेच नहीं पाते लोग उसको, जैसे सिल्वर ETF बेच नहीं पाए थे कल, तो वहाँ पर मार्जिन ट्रेड ट्रिगर हो जाता है और जो मार्जिन कोलैटरल्स हैं उसको बेचा जाता है ताकि पैसा रिकवर कर सके। तो वो हमने कल देखा है, कुछ बड़े बड़े स्टॉक्स में रिलायंस भी गिरा है बुरी तरह कल,
बाकी भी गिरे हैं। हम जो जितने भी फ्लैगशिप स्टॉक्स होंगे उस पे एक नज़र रखिएगा, क्योंकि वहाँ वो कोलैटरल होंगे कुछ मार्जिन ट्रेड्स के लिए, और वहाँ पर वो स्टॉक्स कटेंगे, जिसकी वजह से रिकवरी होगी मार्जिन ट्रेड्स की, और उसका इम्पैक्ट जो है मार्केट में आएगा। ठीक है सजीद सर, बहुत शुक्रिया ये सारी चीज़ें बताने के लिए। देखते हैं कि बाजार में आज की चाल किस तरह की होती है। कल तुमने देखा कि लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप साफ हो गया BSE लिस्टेड कंपनी से, और बजट के दिन 6 साल की सबसे बड़ी गिरावट हमने देखी है बाजार में। और FIs ने कल बेचा कम है। टोटल अगर हम FIs के वॉल्यूम की बात करें तो लगभग 1800 करोड़ रुपए के आसपास की रही है वो। तो क्या FIs आज बेचने आएंगे बाजार में, कि आज हम परेशानी देखेंगे? गिफ्ट निफ्टी फिलहाल आपको शांत अवस्था में नजर आएगा, लेकिन एक बार ओपनिंग हो जाए उसके बाद ही आपको ना बाजार आधे घंटे में स्टेबल हो, फिर ही कोई रणनीति बनानी चाहिए। अपने एक्सपर्ट को थोड़ी देर में जोड़ेंगे और उनसे समझेंगे कि बाजार में आज आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और कहां पर ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन उसके पहले जरा ये समझ लेते हैं, हालांकि खबरें थोड़ी लिमिटेड हैं, नतीजे आए उसकी भी संख्या थोड़ी सीमित है, लेकिन हमारे साथ हमारी सहयोगी मिताली जुड़ गई हैं अर्निंग्स का और खबरों का अपडेट लेकर। मिताली, गुड मॉर्निंग। पहले आपसे जानेंगे कि अर्निंग्स कौन कौन सी आई हैं कल बाजार बंद होने के बाद या फिर बाजार के दौरान? जी, सबसे पहले लेटेंट व्यू की बात कर ले तो रिजल्ट्स में करीबन रेवेन्यू में करीबन 22% का इजाफा देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में करीबन 20% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। साथ ही आज यहाँ रखना होगा आपको फोकस, तो मॉयल लिमिटेड के यहाँ से खबर आती हुई नज़र आ रही है कि जो मैग्नीज ऑयल ग्रेड्स है वहाँ पे करीबन 5% सारे ही ग्रेड्स में इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया, जो कि मॉयल लिमिटेड के लिए यहाँ पे एक अच्छी खबर है, तो इसे रखिएगा आज अपने रडार पे। साथ ही ब्लू स्टार की बात करें तो कंपनी के लिए नेगेटिव खबर है, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन डेटा है वहाँ पे कुछ अनऑथोराइज एक्सेस कंपनी को आता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके कारण उन्होंने साइबर एक्सपर्ट्स की हेल्प ली है ये जांच करने में आगे। साथ ही आज ओखला इंडिया को भी रखिएगा आज अपने रडार पे, कंपनी के लिए नेगेटिव खबर है, क्योंकि इनकी 2% इक्विटी का आज लॉक इन समाप्त होने वाला है, जिसके कारण थोड़ा प्रेशर बनता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये कुछ तमाम शेयर्स जिनको रखना चाहिए आज अपने फोकस पे। मिताली, बहुत शुक्रिया। तो खबरें भी जो आई हैं या फिर जो नतीजे भी आए हैं, कोई बहुत बड़ी कंपनीज के नहीं आए हैं, उनका भाव दिखा है। देखते हैं कि आज के सत्र में नतीजों के चलते या फिर स्टॉक्स की न्यूज़ के चलते कहां पर असर होगा, इनकी हम चर्चा करेंगे, एक एक करके सारे के सारे शेयर लेंगे अपने एक्सपर्ट से। फिलहाल एक बेहद छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, आप हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल हमारे साथ होगा, आप कहीं जाएगा नहीं।